नमस्कार, मैं अर्चना श्रीवास्तव जनसागर न्यूज़ से। और हम लोग अभी यहाँ आए हुए हैं। कहाँ हैं, किसके पास हैं, वो हम लोग जिसके पास है उन्हीं से जानने का कोशिश करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे मेरे पास आए और मुझे मौका दिया, इसके लिए तो सारी टीम को और आपको बहुत बहुत बधाई। मैं खुद से अपने बारे में बताऊं इससे अच्छा कि आप बताओ तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं कि मैं वरुण कुमार सिंह, पेशे से मैं एक शिक्षक हूं। आपके बगल के ही जमुहार में गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। और साथ में ये पहला मेरा पंचायत चुनाव है। इसके पहले मैंने 2003 में छात्र संघ का चुनाव एक बार लड़ चुका हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने अपने उच्च शिक्षा के लिए पुणे चला गया। वहाँ से 9 साल के पढ़ाई और नौकरी के बाद मैं यहाँ 3 साल से 2018 से मैं यहाँ पे हूँ कार्यरत। और मैं अभी पंचायत चुनाव में पहली बार अपना मौजूदगी देने जा रहा हूँ। एक ये इत्तेफाक और एक जिम्मेदारी आप मान सकते हो, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब प्रदीप कुमार सिंह उर्फ मंटू भैया, जो कि 4 मई 2021 को उनका एक आकस्मिक एक निधन होने की वजह से हमें चुनाव में उतरना पड़ रहा। तो ये एक जिम्मेदारी है, किसी के अधूरे ख्वाब और किसी के वादों को पूरा करने की। जैसा कि सर ने अभी बताया कि पेशे से एक शिक्षक हैं और इनका ये पहला चुनाव है और ये मुखिया पद के लिए खड़े हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन सर से ये होगा कि सर, आप क्या रणनीति लेकर के इस पॉलिटिक्स लाइन में आए हुए हैं? आप किस सपने का बात कर रहे हैं? कौन सा सपना जो अधूरा रह गया आपके भैया का और जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, उस पर आप कुछ बताइए। रणनीति साफ है कि जो पंचायत में जनप्रतिनिधि जिस कार्य के लिए चुने जाते हैं वो कार्य हो नहीं रहा। मैं चाहता हूं कि उस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक जनप्रतिनिधि, या यूं कहें कि जन सेवक का होना जरूरी है, क्योंकि एक सेवक ही समझ। अब हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम पे। सर, आप हमें ये बताइए कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए और प्रेजेंट में क्या है? और सर, जब आप ये चुनाव जीतते हैं तो एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या सुधार लाना चाहेंगे और क्या बदलाव लाना चाहेंगे आप अपने पंचायत के स्कूलों में? शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। अगर हम 2 रोटी कम खाएं और अगर हमारे बच्चे शिक्षित हों तो हमारा जीवन सफल है। और अगर हमारा जीवन सफल है तो पंचायत का विकास या किसी भी राज्य का या देश का विकास उसके शिक्षा व्यवस्था पे बहुत ज़्यादा निर्भर है। तो शिक्षा व्यवस्था, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो प्राथमिक स्कूल्स हैं, मध्य विद्यालय या फिर उच्च विद्यालय जो स्कूल्स हैं पंचायत में या गांव में, वहाँ पे थोड़ी सी लचर व्यवस्था है। शिक्षक का प्रॉपर या पूर्ण रूप से बहाली नहीं हो पाया है। तो उन सब चीज़ों को, जो रिक्तियाँ हैं, उसको भरने की कोशिश किया जाएगा। सरकार द्वारा अप्रूवल लेकर के एक प्रोसेस के थ्रू जा करके तो उस पर फोकस किया जाएगा। साथ ही जो बच्चे स्कूल तक नहीं जा रहे हैं उनके लिए कोशिश रहेगा कि उनके पेरेंट्स को, उनके अभिभावक को जा करके और पर्सनली मिला जाए और उनको शिक्षा के बारे में जागरूक किया जाए, क्योंकि जब उनके अभिभावक उस पर जागरूक होंगे तो शिक्षा की जो पद्धति है या शिक्षा की जो व्यवस्था है या जो शिक्षा हमारे समाज से धीरे धीरे कट रहा है, उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होंगे लोग और शिक्षा को बेहतर बनाया जा सकता है। सर, लड़कियों की शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आमतौर पे गांव में देखा जाता है कि लड़कियों को घर के कामों में उलझा दिया जाता है
और वो स्कूल नहीं जा पाती हैं, क्योंकि उनके माता पिता ज़्यादातर बच्चे होते हैं कि वो शिक्षित नहीं होते, इसलिए उन्हें शिक्षा का मतलब पता नहीं होता है कि शिक्षा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आम रोज की ज़िंदगी में भी लड़कियों को शिक्षा की ज़रूरत होती है। तो सर आप उन्हें कैसे समझाना चाहेंगे कि अपनी लड़कियों को स्कूल भेजें? आप इसके बारे में सर कुछ बताइए। लड़कियों की शिक्षा अभी आप जैसे जानते हो कि सरकार पूरी तरीके से हर जगह, हर दीवार पे, हर बड़े बड़े होर्डिंग में और या फिर मीडिया के थ्रू एक प्रमोशनल एक्टिविटीज़ टाइप पे करा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ से मतलब है कि हम बच्चियों को शिक्षा दें, और एक बेटी या एक लड़की के शिक्षा से 2 परिवार शिक्षित होते हैं। ऐसा सब लोग जानते हैं कि एक बेटी अगर पढ़ी है, एक बच्ची पढ़ी है, तो वो 2 घर को शिक्षित बनाती है, अपने मायके को और अपने ससुराल को। तो इस पे तो मेरा फोकस रहेगा या मेरा मकसद रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को पढ़ाने का कार्य किया जाए और उनके अभिभावक को, उनके पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए पढ़ाने के लिए। जैसे कि सरकार के द्वारा कितने सारे स्कीम्स लाए जा रहे हैं, लैपटॉप देना, कैश मदद करना, साइकिल देना। तो इस तरीके से पंचायत लेवल पे भी कुछ चीज़ें किया जा सकता है जागरूक करने के लिए। कुछ नुक्कड़ नाटक किया जा सकता है, कुछ अभिभावक के पास जा कर के और उनको मोटिवेट किया जा सकता है। तो इस तरीके से कार्य किया जा सकता है जिसमें कि बच्चों को पढ़ाने में मदद मिल सके। जी सर। सर आप खेल कूद के मामले में युवाओं को कैसे सपोर्ट करेंगे? सर सपोर्ट करना चाहेंगे खेल कूद के मामले में युवाओं को? आजकल के जो युवा है वो काफ़ी खेल कूद के मामले में पीछे रह गए हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर हम देखते हैं कि कंप्यूटर या फिर लैपटॉप्स ये सब चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सर आप अपने पंचायत में युवाओं को खेल कूद के प्रति कैसे प्रोत्साहन बढ़ाएंगे? खेलकूद से तो सबसे पहले मैं एक उदाहरण के तौर पे दूंगा कि आप देख रहे हैं अभी हमारे अभी वर्तमान में नीरज चोपड़ा जी सर। जिन्होंने देश के नाम को रोशन किया, पहला गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में भारत के लिए आया। तो इससे प्रभावित होना चाहिए युवाओं को। और मैं अपने पंचायत में ही नहीं बल्कि अपने पंचायत के बाहर के भी गाँव में या पंचायत में खेल कूद के जो भी प्रतियोगिता होता है उसमें मैं बढ़ चढ़ के भाग लेता हूँ। और मैं अपने यहाँ भी कई तरीके का टूर्नामेंट या प्रतियोगिता कराते रहता हूँ, जैसे क्रिकेट का, फुटबॉल का, वॉलीबॉल का। तो इस तरीके से मैं बहुत सारा कार्यक्रम में हिस्सा भी लेता हूँ और उस तरीके के कार्यक्रम अपने यहाँ युवाओं को फिज़िकली या मेंटली फिट रखने के लिए हम कराते रहते हैं। तो ये एक और खेल सिर्फ आपको सिर्फ फिज़िकली या मेंटली ही फिट नहीं रखता, बल्कि एक आपस में भाईचारा या एक संबंध बेहतर बनाने का भी प्लेटफॉर्म है। तो इस पे फोकस रहता है कि किया जाए। अच्छा सर लास्ट में जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है महिला सुरक्षा, सर आप इसके बारे में बताइए कि आप अपने पंचायत में आपकी महिलाएं कितने हद तक सुरक्षित हैं और आप महिला सुरक्षा के लिए क्या करना चाहेंगे सर? महिला सुरक्षा की बात करें तो महिलाएं सुरक्षित रहेंगी तो हम सुरक्षित रहेंगे। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो पंचायत सुरक्षित रहेगा, और पंचायत सुरक्षित रहेगा तो देश और राज्य सुरक्षित रहेंगे। महिलाएं आज आप देख रही हैं, आप खुद भी महिला हैं, तो आपको आने में मुझे लगता है कि किसी तरीके का तो कोई कष्ट नहीं हुआ होगा। और महिला सुरक्षा पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा हर समय तत्पर रहता हूँ अपने कॉलेज से समय निकाल करके, अपने व्यक्तिगत अपने पर्सनल कामों से भी समय निकाल करके, और मैं बच्चियों को या महिलाओं को अगर उनको किसी भी तरीके का सुरक्षा मिलना चाहिए उसके लिए मैं तत्पर रहता हूँ। अभी फ़िलहाल में आपको एक बगल के गांव में एक घटना है जो कि सासाराम में बच्ची का शादी हुआ है और उसको किसी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था उसके ससुराल वालों से। मैं वहां जा कर के और उन दोनों के बीच में सुलह कराने का काम किया। तो इस तरीके के बहुत सारे कार्य जहाँ पे मुझे लगता है कि महिला थोड़ी सी असमर्थ हैं बोलने में या असमर्थ हैं
अपने बातों को रखने में मैं वहाँ पे प्रोत्साहित करता हूँ उनको और उन्हें मोटिवेट करता हूँ। और बीच बीच में मैं यही कहूँगा कि हर किसी का, एक सिर्फ मेरा ही क्यों, हर किसी का ये कर्तव्य होना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन तक जाएं, उनकी समस्याओं को सुनें और उनके लिए उपयुक्त या उनसे रिलेटेड समाधान निकालने का कोशिश करें और जागरूक करें। यस सर। सर आप लास्ट में ये बताइए, अभी कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने अपने घर के बहुत सारे मेंबर्स को भी खो दिया, तो सर आप उनके लिए क्या करना चाहेंगे जिनके घर में वैसे लोग खोए हैं जिन सोर्स ऑफ इनकम के इकलौते इंसान थे और वो अभी नहीं रहे, तो इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, उनका घर खर्च नहीं चल रहे होंगे, तो सर आप उनके लिए क्या करना चाहेंगे अगर आप इस चुनाव को जीतते हैं तो? सबसे पहले तो मैं जो भी इस पैंडेमिक में या कोरोना काल में जो लोग हमारे बीच नहीं रहे उनको मैं दिल से श्रद्धांजलि दूंगा। और उनके परिवार के लिए जैसे हमारे सरकार के द्वारा, बिहार सरकार या भारत सरकार के द्वारा विधवा पेंशन या फिर उनके बच्चों की शिक्षा के लिए भी बहुत सारे स्कीम्स आए हुए हैं, तो जितना हो सके लाभ ये उनको मिले और जनता का आशीर्वाद रहा तो मैं वो लाभ उन तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा और इस तरीके से मदद किया जा सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।